अस्सलाम वालेकुम। आज PLSQL सीरीज़ का हमारा तीसरा लेक्चर है, इंटरेक्टिंग विद ओरेकल सर्वर। इसके अंदर हमने ये देखना है कि PLSQL के अंदर हम सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, DML परफॉर्म कमांड्स हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज जो TCL कमांड्स हैं वो हम कैसे करेंगे, DDL कमांड कैसे अप्लाई करेंगे, PLSQL के अंदर हम नेमिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, हमने कुछ पहले देखी थी वेरिएबल्स के वाले से, कुछ मज़ीद देखेंगे। उसके अलावा हमने कर्सर्स को देखना है, जिसमें स्पेशली हम अभी इम्प्लिसिट कर्सर को देखेंगे और फिर इम्प्लिसिट कर्सर्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको देखेंगे। तो ये हमारी क्लास का मेन एजेंडा है। मैं कोशिश करूँगा स्टेप बाय स्टेप आपको मेन एग्जांपल्स करके भी दिखाऊं, और जो मैंने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी आपके लिए इस डॉक्यूमेंट में भी डाली हुई हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हमने एग्जांपल ऑलरेडी की भी थी, मैं आपको दोबारा करके भी दिखा देता हूँ कि अगर हमने PLSQL के अंदर कोई एसक्यूएल कमांड लगानी है तो किस तरह से हमने वेरिएबल्स डिफाइन करने और किस तरह से हम उस कमांड को अप्लाई करेंगे। हम इस तरह करते हैं, टोड से कनेक्ट हो जाते हैं। ये HR के स्कीमा से हम कनेक्ट हो गए। हमारे पास एग्जांपल के तौर पर एम्प्लॉयज़ का टेबल मौजूद है। इसी को हम सामने रखते हुए एक हम PLSQL का ब्लॉक बनाते हैं, जिसमें हम फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल ले लेता है और इसकी डाटा टाइप भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। दो तरीके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। या तो हम डायरेक्ट यहाँ से डाटा टाइप देख लें, फर्स्ट नेम की वारशा 220 है तो हम यहाँ पर वारशा 220 डाल दें। और फिर लास्ट नेम है, लास्ट नेम में हम यहाँ से वारशा 220 भी डाल सकते हैं या पर्सन टाइप भी यूज़ कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ के टेबल के अंदर लास्ट नेम, इसको मैं ज़रा साइड पे कर लूँ, पर्सन टाइप। उसके बाद हमने बिगिन लिखा, फिर हमने स्टैक स्टेटमेंट लिखी। हमें दो कॉलम चाहिए तो हमने ये दो कॉलम ज़ाहिर है दो वेरिएबल्स लिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इनटू वी फर्स्ट नेम एंड वी लास्ट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय आईडी, हम कोई भी आईडी ले लेते हैं, 199 ले लेते हैं। और उसके बाद हमने प्रोग्राम को कंपाइल करके देखा कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं है। उसने कहा कि जी ये जो स्टेटमेंट है ये PL की नहीं है, हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब चलाते हैं, देखिए हमारा प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। नीचे उसी तरह से जहाँ जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम आउट पुट डॉट पुट लाइन और वी फर्स्ट नेम, और इसी तरह से इसी को कॉपी करके और यहाँ पर भी लास्ट नेम, ये ऊपर हमने नेम मिस कर दिया है। हम ये कहते हैं कि जी हमें फर्स्ट नेम लिखा भी नज़र आए। तो ये मैं आपको लास्ट क्लासेस में चीज़ें बता चुका था, जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोबारा बता रहा हूँ। और इसको हम लास्ट नेम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। उसके बाद मैंने SQL प्लस खोला, यहाँ पर हम सेट सर्वर आउटपुट ऑन किया और इसको हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये देखें जी फर्स्ट और लास्ट नेम। अब यहाँ पे अक्सर मेरे भाइयों के जहन में ये बात आ सकती है, आप लोगों के जहन में, कि हम यहाँ पर एक रिकॉर्ड क्यों नहीं डाल रहे, हम सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड क्यों नहीं देखते। हम इसको चलाते हैं, इसी कमांड को पहले चेक करते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो उसने कहा जी एग्जैक्ट फैच रिटर्न्स मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज। हमारे पास वो कह रहा है कि ये जो क्यूरी है वो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड उठा के ला रही है। तो ये बेसिकली इसके अंदर एरर है। अब एक से ज़्यादा रिकॉर्ड ज़ाहिर है, अगर मैं इस क्यूरी को सिंपल डायरेक्ट यहाँ मैंने रन करके देखा है, मैं देखता हूँ इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ 107 रिकॉर्ड्स हैं। तो अब जाहिर है वेरिएबल हमारे पास दो हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो पहला रिकॉर्ड इसके अंदर आ गया, दूसरा कैसे आएगा, तीसरा कैसे आएगा। तो ये काम इस तरीके से नहीं हो सकता। हम एक ही रिकॉर्ड फेच करके ला सकते हैं इस तरीके से। अगर हमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स चाहिए तो फिर हम कर्सर यूज़ करेंगे, जो हमारी कर्सर की क्लास होगी। तो फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही है।
जो मैंने आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट में दिखाया कि हम सिंगल रो को किस तरह से डेटाबेस टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सिंगल रिकॉर्ड, उसको सिलेक्ट स्टेटमेंट किस तरह से फैच करेंगे और किस तरह से आउटपुट करेंगे। मल्टीपल रो के लिए हम जब कर्सर्स पढ़ेंगे फिर वहाँ पर हम डिटेल से इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो ये था कि हमने डीएमएल इंसर्ट डिलीट या अपडेट कैसे करना है। अच्छा, उसके लिए बहुत सिंपल है। आपको अगर तो सीक्वल में मेरी आपने इंसर्ट डिलीट और अपडेट की क्लास पढ़ी हुई है, मर्ज की क्लास पढ़ी हुई है, तो फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एज इट इज़ वही कमांड्स उठाएं और यहाँ पर लगा दें। मिसाल के तौर पे हम एक काम करते हैं, हम इसको साइड पे करते हैं, हम दोबारा अपनी क्यूरी देख लेते हैं और चला के देख लेते हैं। यहाँ पर देख लें, ये इसको ज़रा मैं सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ऑल शो कर दो और इसकी ज़रा सॉर्टिंग कर दो। वो कहते हैं इनको आप नल छोड़ सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं, इनको आप खाली नहीं छोड़ सकते, इनके अंदर डाटा डालना मस्ट है। तो मैं सिंपल डायरेक्ट एक कमांड लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ और यहाँ पर कौन कौन से कॉलम है हमारे, ये 4 कॉलम है, इनके ऊपर मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ। क्या कर रहा हूँ दोबारा बताता हूँ, राइट क्लिक करके मैं कहता हूँ कॉपी कॉलम नेम्स, यहाँ से मैंने कॉपी की है। मैं कहता हूँ एटलीस्ट मैं इनके अंदर वैल्यूज़ तो डालूँ ना, चले सब के अंदर नहीं डालता। और यहाँ पर मैं लिखूँगा वैल्यूज़, एम्प्लॉय कोड हम डाल देते हैं, लेट्स सपोज मुझे नहीं पता नेक्स्ट कोड क्या है, मैं कहता हूँ चलो जी 500 डाल देते हैं। लास्ट नेम जो है वो हम डाल देते हैं जीशान, ईमेल हम डाल देते हैं rai.zishan@gmail.com, हाई डेट में आज की डाल देता हूँ सिस डेट, और जॉब आईडी भी ऑब्वियसली मैंने वो डाली क्योंकि इसके ऊपर फॉरेन की कॉन्स्टेंट लगी होगी जॉब आईडी के ऊपर, ये देखें। तो मैं वो जॉब डाल सकता हूँ जो जॉब के टेबल में मौजूद है। मैं जॉब के टेबल में जाता हूँ तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये अकाउंटेंट है, तो मैंने ये वाली आईडी उठाई, उठाकर सिंगल कोट्स में डाल दी। अगर इसके अलावा मैं कोई डालूंगा तो एरर देगा, आप बेशक चेक कर लें। ये देखें वो एरर दे रहा है। एक तो वो कह रहा है कि जॉब आईडी वैल्यू जो है वो 10 करेक्टर है, तो आप 11 करेक्टर क्यों दे रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ टी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें वो कहता है इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट वायलेटेड, जॉब आईडी नॉट फाउंड, की जॉब आईडी वहाँ मौजूद नहीं है। तो ये मैं आपको एसक्यूएल में सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट्स वगैरह पढ़ा चुका, जस्ट मैं आपको बता रहा था। तो इस तरीके से मैं इंसर्ट करूँगा तो मेरा रिकॉर्ड ये इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको अगर क्यूरी करना चाहूँ तो मैं क्यूरी भी कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 500। तो ये देखें जीशान आ जाएगा। अगर मैं इसको रोल बैक कर दूं, क्योंकि अभी मैंने कमिट नहीं किया, सेव नहीं किया परमानेंट, मैंने इस रिकॉर्ड को रोल बैक किया, तो देखें ये हो गया। अब इसी चीज़ को अगर PL/SQL के अंदर करना है तो बड़ा आसान है। हम सिंपल यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पर इंसर्ट की स्टेटमेंट लगाएंगे और यहाँ पर आकर हम इसको एंड कर देंगे। तो बस इसी को आप एग्जीक्यूट कर देंगे तो आपकी PL/SQL कमांड बन जाती। फिर इसको चले हम चेक कर लेते हैं। हम इसको यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें यहाँ पर क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कि ये रिकॉर्ड आया है नहीं आया। ये रिकॉर्ड आया है, लेकिन ये उस सेशन के अंदर आया था। मैं इसको कमिट करूँ पहले, फिर देखता हूँ अब आया या नहीं आया। ये देखें रिकॉर्ड शो हो गया। तो ये PL/SQL ब्लॉक के अंदर जाकर हम रिकॉर्ड को यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब मैंने ये रिकॉर्ड डाला है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, इसको थोड़ा सा हम मज़ीद इसमें एक एक्टिविटी करते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ डिक्लेयर, डिक्लेयर में एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ वी एम्प्लॉय आईडी varchar2, और मैं एम्प्लॉय आईडी मुझे नहीं पता वो नंबर है या varchar2 है, हम टेबल से देख लेते हैं। तो ये नंबर है, तो हमने यहाँ पर नंबर 6 कर लेते हैं कि जिसकी प्रिसीजन 6 है, विड्थ इसकी 6 है, डेसिमल से पहले 6 नंबर्स हैं। और इसके अंदर मैं वैल्यू भी डाल देता हूँ 500, यही वाली। फिर मैं नेक्स्ट डालता हूँ वी लास्ट नेम, इसको मैं कर देता हूँ varchar220, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जीशान। उसके बाद वी हाई डेट, ये मैं डेट डाल के यहाँ मैं डाल देता हूँ सिस्टम डेट। फिर मैं कह देता हूँ वी जॉब आईडी varchar2, मेरा ख्याल है ये 10 करेक्टर थी, अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। तो यहाँ पर हम भी डाल देते हैं ये वाली जॉब जो हमने यहाँ डाली है। कोई चीज़ मिस हो रही है, मेरा ख्याल है ईमेल मिस हो रही है, तो हम वो भी डाल देते हैं। ये सिंगल कोट्स के अंदर हम डालते होते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अच्छा, तरतीब के हिसाब से देखें तो ये हाई डेट से पहले ईमेल आती है, तो वो वी ईमेल कर देते हैं। यहाँ पर हमें मुझे ईमेल की
विड्थ का कंफर्म नहीं है, मैं दोबारा देखूंगा। ईमेल की विड्थ 25 है, तो मैं यहाँ पर 25 डाल के इसके अंदर मैं ईमेल डाल देता हूँ rai.zishan@gmail.com। ये मैंने डाल दी। डालने के बाद ये मैंने सेमी कॉलन डाला। अब ये जितने भी मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ हार्ड कोड की हुई थी, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं वही वेरिएबल्स यूज़ कर लेता हूँ। वी लास्ट नेम, वी ईमेल, सिस्टम डेट में वी हायर डेट एंड फाइनली वी जॉब आईडी। ये मैंने यहाँ वैल्यूज़ डाली। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसके अंदर कमेंट भी लिख देता हूँ ताकि जो रिकॉर्ड डले तो साथ ही कमेंट भी हो जाए। चेक करते हैं अभी कोई एरर आता है नहीं आता, अभी पता चल जाता है। ये हमने इसको चलाया, उसने कहा जी यूनिक कॉन्स्ट्रेंट वायलेटेड। ईमेल ऑलरेडी आपने डाली हुई है, ईमेल के ऊपर यूनिक कॉन्स्ट्रेंट लगी हुई है। हम चेक कर लेते हैं। वैसे ये वैसे एसक्यूएल का से रिलेटेड चीज़ है, लेकिन मैं आपको दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ चीज़ें। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि ईमेल के ऊपर मेरी कोई कॉन्स्ट्रेंट तो नहीं लगी। मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर रहा हूँ डबल क्लिक करके और इसको नीचे ले आते हैं। तो ये देखें ईमेल यहाँ पर कहाँ पे है, ये देखें ईमेल, ईमेल के ऊपर यूनिक डला हुआ है, मतलब ईमेल एक दफ़ा हम ऑलरेडी 500 के साथ डाल चुके हैं। तो हम ईमेल चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं राय ज़िशान 1 करके हम दोबारा इसको चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखें एक और यूनिक कॉन्स्टेंट वायलेट होगी। कह रहा है कि जो पीके है प्राइमरी की है वो वायलेट हो रही है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी वायलेट हो रही है। तो मैं इसको 501 कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑल करता हूँ, कंट्रोल ए करके और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको अनकमेंट करके और 500 ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 यूँ कर देखें, ये पहले हमने रिकॉर्ड राय ज़िशान का डाला था, अब हमने राय ज़िशान 1 का डाल दिया है। अब बाकी चीज़ें हमने सेम रखी थी, सिर्फ ईमेल चेंज किया है और देखें टाइम भी उसके मुताबिक आ गया है। तो ये हमने एक और रिकॉर्ड इस तरह से इंसर्ट किया। तो ये मैंने आपको जैसे कि बताया लेक्चर के स्टार्ट में कि हम लोगों ने ये देखना है कि इंसर्ट स्टेटमेंट कैसे चलती है। तो बिल्कुल ऐसे ही चलती है, बस हमने यहाँ वेरिएबल वगैरह इस्तेमाल किया है। हाँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर एक्सेप्शंस वैसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको अभी से थोड़ा बहुत एक आइडिया देने के लिए मैं यहाँ एक्सेप्शन लगा देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी व्हेन डुपवेल ऑन इंडेक्स कि अच्छा, ये एक्सेप्शन कब रेज होती है? जब यूनिक कांस्टेंट वायलेट होती है। अभी वायलेट हुई थी 2 दफ़ा, एक ईमेल के ऊपर वायलेट हुई थी कि ये नेम पहले से पड़ा हुआ है, और एम्प्लॉय आईडी पे वायलेट हुई थी। अब हम चेक करते हैं वाकई वायलेट होती है या नहीं होती। हम यहाँ पर अपना एक कस्टम मैसेज लिखते हैं, ये रेज एप्लीकेशन एरर है। ये क्या है? ये एक प्रोसीजर है, ओरेकल का बिल्ट इन प्रोसीजर है। ये मैंने नहीं बनाया, ये ओरेकल कॉरपोरेशन ने आपके लिए बना के रखा हुआ है। इसकी जो आईडी स्टार्ट होती है -20500 से स्टार्ट होती हैं और -2999 तक जाती है। मतलब अगर आपके प्रोग्राम एक प्रोग्राम बनाया है और उसमें बहुत ज़्यादा आप एरर हैंडल कर रहे हैं, तो वो एरर कैन स्टार्ट फ्रॉम 500 20500 अप टू 2999, लाइक 229,555 गालबन यही बनता है। एनीहो, यहाँ पर हम डाल देते हैं कि जी यूनिक कॉन्स्टेंट is violated। ये मैंने violated ये लिख दिया, violated के स्पेलिंग शायद यही है। एनीहाउ, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। हम आईटी के लोगों के स्पेलिंग नॉर्मली कोई इतने अच्छे नहीं होते। एनीहाउ, ये ज़रूरी नहीं सबके लिए ट्रू हो लाइटर साइड पे। ओके, अब मैं काम करता हूँ, मैं उसी रिकॉर्ड को दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ एरर क्या आता है। वो देखें, वो कह रहा है यूनिक कॉन्स्टेंट इज़ वायलेटेड। अब एरर डिफरेंट आया है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, करने के बाद अब मैं देखता हूँ एक्सेप्शन अब नहीं लगाया। अब देखते हैं अब क्या एरर आ रहा है। अब एरर डिफरेंट आएगा। अब यूनिक कॉन्स्टेंट ये आ रहा है, यूनिक कॉन्स्टेंट ईमेल यूके ये आ रहा है, पहले ये नहीं आ रहा था। पहले ये आ रहा था जो हमने लिखा है, और एरर कोड अभी डिफरेंट आ रहा है। दोबारा चेक कर लेते हैं एरर कोड। अभी एरर कोड आ रहा है 10001, और जब हमने डाला था तो वो एरर कोड आ रहा था जो हमने डाला हुआ। ठीक है, तो ये एक आपका तरीका होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। आगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। सॉरी। अच्छा,
इसके बाद इसी तरह से हम अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट का भी वही है, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप इसकी खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हम एम्प्लॉय को अपडेट कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी के एम्प्लॉय की सैलरी चेंज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे चले मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। ये एक रिकॉर्ड है, इसमें मैं कहता हूँ कि भी 501 है ना, इसका लास्ट नेम जफ़र कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे अगर हम डायरेक्ट अपडेट लगाते तो बड़ा आसान था, हम सिंपल लिख देते अपडेट एम्प्लॉयज़ सेट last name Zafar where employee ID is equal to 501। बड़ा सिंपल से कमांड है, लेकिन अगर इसी चीज़ को हमने यहाँ पर चलाना है तो कुछ भी नहीं करना, इसको हटा दें, इंसर्ट को इसकी जगह पर आप अपडेट डाल दें, तो ये भी एक तरीका है। अब लास्ट नेम ज़फ़र कर दें, तो यहाँ पे हम लास्ट नेम डाल देते हैं अपनी मर्ज़ी से ज़फ़र, बाकी चीज़ें हटा दें, हमने बाकी चीज़ें तो डालनी ही नहीं है। ये नहीं चाहिए। अब मैं कह देता हूँ वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू वी लास्ट नेम, जो ऊपर हम वेरिएबल में डाल रहे हैं, और एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू वी एम्प्लॉय आईडी। अब मैं इसी प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ये उसने कहा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। अब मैं दोबारा इस क्यूरी को चलाता हूँ, देखें वो लास्ट टाइम ज़फ़र हो गया था 501 का। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये देख लिया कि PL/SQL के अंदर अपडेट कैसे होता है। अब हमने ये देखना है जी PL/SQL के अंदर डिलीट कैसे होता है। वैसे ही होता है जैसे SQL के अंदर होता है, कोई फ़र्क ही नहीं है। ये लेकिन मैं लिखता हूँ जी डिलीट फ्रॉम SQL में ऐसे होता था, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर एम्प्लॉय ID इज़ इक्वल टू 501। तो हम इसको डायरेक्ट अगर 501 को चलाना है तो हम डायरेक्ट इस तरह से चला सकते हैं। अगर हम कहते हैं ऐसे भी कमांड चलाएंगे तो 501 जो है हमारा डिलीट हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, ये मैं टैब दबा के आगे कर रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं कहता हूँ एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू वी एम्प्लॉय आईडी। ये चूंकि एक्सेप्शन यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, हम तो रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, तो यहाँ तो कोई एक्सेप्शन रेज नहीं होगी, और ये इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल प्रोग्राम को शॉर्ट करते हैं और हम इसको चला के देखते हैं कि क्या होता है। ये देखें जी प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब मैं ग्रेटर देन करता हूँ तो वो देखें ज़फ़र वाला रिकॉर्ड 501 वाला डिलीट हो चुका है सिस्टम में से। तो एक ये कमांड भी है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो है वो मर्ज कमांड है। मर्ज कमांड क्या करती है, मर्ज कमांड दो टेबल्स के रिकॉर्ड को मर्ज कर देती है। मिसाल के तौर पे मैं टाइम को सामने रखते हुए ज़रा क्विकली उसी एग्जांपल को कॉपी कर रहा हूँ ताकि हम इसके ऊपर हमारा टाइम ना वेस्ट हो। अब इसमें हमने कहा कि एम्प्लॉय आईडी एक 102, हमने एम्प्लॉय आईडी उठा लिया है, फर्स्ट नेम उठा लिया जेन, ठीक है, लास्ट नेम ये कर लिया है, सैलरी हमने 70,000 कर ली है। फिर मैंने क्या किया है, मैंने ये एक सब क्यूरी लगाई है। ये क्या कर रही है, ये वी एम्प्लॉय आईडी कौन सा उठाएगी, वेरिएबल वाला, यानी कि 102 उठाएगी, फ्रॉम डुअल किया है। अगर मैं इसको अलहदा से चला दूं तो शायद एरर आए, शायद क्या कंफर्म एरर आएगा, क्योंकि वी एम्प्लॉय आईडी तो है नहीं। हाँ हम यूँ कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ समझाने के लिए कि अगर मैं इसको एसक्यूएल PL/SQL के अंदर नहीं यूज़ कर रहा बल्कि डायरेक्ट एसक्यूएल के अंदर चला के देखता हूँ क्या होता है। मैंने इसको चलाया, उसने कहा जी एम्प्लॉय आईडी बताएं, मैं कहता हूँ 102, यही वाला डाल रहा हूँ। फिर वो कहता है फर्स्ट नेम क्या है, मैं कहता हूँ जेन। वो कहता है लास्ट नेम क्या है, मैं कहता हूँ स्मिथ। फिर वो कहता है कि जी सैलरी कितनी है, मैं कहता हूँ जी 70,000। ये मैंने सैलरी डाली, ये रिकॉर्ड मैंने चलाया, तो देखें ये एक रिकॉर्ड बन गया। यही काम वो कोड के अंदर कर रहा है, सिर्फ ये यहाँ कॉलन नहीं लगे हुए, मैंने कॉलन लगाए हुए हैं क्योंकि ये मैं बाइंड वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। ये कोड मैं PL के अंदर नहीं यूज़ कर रहा, बल्कि इनफैक्ट मैं एक सिंपल क्यूरी रन कर रहा हूँ। ऐसे इसी क्यूरी को मैं यहाँ पर भी रन कर सकता हूँ। कैसे, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैं इसको विंडोज़ M करता हूँ, यहाँ पर इस स्कीमा में आया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ सेमी कॉलन किया, उसने कहा जी वी सैलरी इज़ नॉट डिक्लेयर्ड। तो हाँ, अब इसके लिए तरीका ये है कि हमें सारे वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। कैसे, वो वेरिएबल की कमांड से जो हमने पहले किए थे कि वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद नंबर, और उसी तरीके से फिर उनको इनिशलाइज करना पड़ेगा। लंबा काम है, तो मेरा ख्याल है हम टाइम को बचाते हैं, हम दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस तरह करें कि मर्ज करें एम्प्लॉय में ये वाला रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड, और मर्ज इस तरह से करना है कि जो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय के टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है और ये वाला एम्प्लॉय आईडी अगर मैच हो जाता है। अब देखिए 102 एम्प्लॉय आईडी हम चेक करते हैं सिस्टम में, 102 पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ, चेक कर लेते हैं। कहता है जी पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है।
यहाँ पर जेन स्मिथ है नाम, ठीक है। कहता है कि अगर तो एम्प्लॉय आईडी मैच होता है, हमारे केस में तो मैच हो रहा है, ये देखें 1 मैच, ठीक है। तो क्या मैं दोबारा बता रहा हूँ, मर्ज करना है इस क्यूरी के साथ। अब 2 टेबल आ गए, एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक ये वाला टेबल है जिसमें मैंने अभी वो थोड़ी देर पहले आपके सामने ये वाली क्यूरी रन की थी। मैं दोबारा इसको उठाकर यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ दोबारा डाल रहा हूँ, ये मैंने चलाया। अब वो क्या कहता है, कहता है इस वाले टेबल को इसके साथ मर्ज करना है। एक ये टेबल आ गया जो हमने ये क्यूरी डाली हुई है, ये वाला टेबल, और एक टेबल आ गया ये वाला जो हमने एम्प्लॉय का उठाया हुआ है। कहता है इन दोनों को आपने यहाँ पर कंडीशन चेक करनी है। एक आपने एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी उठाना है, ई का एम्प्लॉय आईडी, और एक आपने एसआरसी क्या है, ये वाला, ये जो नीचे वाला हमने क्यूरी लगाई है अंदर वाली है, इसका एम्प्लॉय आईडी, इसमें भी 102 पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय में भी 102 पड़ा हुआ है। कहता है अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो आप इस तरह करें, सोर्स के अंदर जो फर्स्ट नेम पड़ा हुआ है वो उठाकर फर्स्ट नेम में डाल दें, लास्ट नेम जो पड़ा है लास्ट नेम में डाल दें, और सैलरी में जो पड़ा है सैलरी में डाल दें। वैसे चेक कर लेते हैं क्या पड़ा हुआ है। सैलरी में 70 पड़ा हुआ है, फर्स्ट नेम में जेन पड़ा हुआ है। हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पर जेन की बजाय राय लिख देते हैं और स्मिथ की जगह जीशान लिख देते हैं, और सैलरी की जगह हम कर देते हैं 60,000। ये लीजिए, अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ और यहाँ पर एंड नहीं लिखा हुआ, फाइनल में हम इसको एक एंड भी लिख देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए। और मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से करता हूँ कॉपी, करने के बाद मैं इसको चला देता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली चला है। अब देखें क्या हुआ है, उसने जेन को राय कर दिया, स्मिथ को जिशान कर दिया, 70,000 को 60 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये दोनों मैच होते हैं, तो तुमने क्या करना है, इसको अपडेट कर देना है। वो कहता है अगर मैच नहीं होते, चले जी हम मैच नहीं होते, हम कर लेते हैं, एक हम नया रिकॉर्ड डाल देते हैं 900 का। अब 900 का रिकॉर्ड पहले सिस्टम में चेक करते हैं कि 900 पड़ा हुआ है कि नहीं, नहीं पड़ा हुआ। और देखें मैच भी तो हमने एम्प्लॉय आईडी के साथ करना है। अब अगर मैं इस क्यूरी को चलाता हूँ और एम्प्लॉय, वैसे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ 900 डाल देता हूँ, फर्स्ट नेम में मैं डाल देता हूँ राय, लास्ट नेम में डाल देता हूँ जिशान। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ राय जिशान की बजाय ना नाम चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ जफ़र और यहाँ लिख देता हूँ खान। ये मैंने एक नया रिकॉर्ड डाला, सैलरी अब मैंने डाल दी 50,000, बिल्कुल एक नया रिकॉर्ड है। यहाँ पर आएगा, वो करेगा इन दोनों टेबल्स को आपस में चेक करो, अगर तो एम्प्लॉय आईडी मैच करती है, एम्प्लॉय आईडी तो 900 पड़ी नहीं हुई एम्प्लॉय के टेबल में, तो वो मैच में नहीं आएगी बल्कि वो नॉट मैच में आएगी और नया रिकॉर्ड डाल देगी। मैं आपको दोबारा चेक करवा रहा हूँ, 900 नहीं पड़ा हुआ। अब मैं इसको चलाऊँगा और अब मैं चला के देखता हूँ कि अब क्या होता है। ये रिकॉर्ड उसने कहा जी ईमेल, इसमें नल नहीं डाल सकते, चले जी, वो कह रहा है जी ईमेल का एक कॉलम है वो आपको डालना पड़ेगा। लो जी, हमने ईमेल का कॉलम ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ईमेल में हम डाल देते हैं rai.zishan@gmail.com। मेरा ख्याल है वो शायद जॉब आईडी का भी कहे, लेकिन चले चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, उसने हायर डेट भी कहा है, वो भी डालें क्योंकि इनके ऊपर नॉट नल लगी हुई है। तो मैं यहाँ पर हायर डेट, मेरे ख्याल है इस तरह से, आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेते हैं हायर डेट का कॉलम किस तरह से है, अंडरस्कोर के साथ है। तो मैं यहाँ पे हायर अंडरस्कोर डेट और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिस्टेट। और इसके बाद आखिरी हमारे पास रह गया है जॉब वाला, गालिबन वहाँ पर एरर देगा क्योंकि मुझे याद पड़ता है भी थोड़ी देर पहले। ये देखिए जी, बिल्कुल जॉब पे भी एरर आ गया। तो जॉब का टेबल हमारे पास मौजूद है, उसमें देख लेते हैं जॉब है या जॉब्स है, जॉब्स है जी। जॉब्स के अंदर हम देख लेते हैं कौन सा कॉलम है, ये वाला। हम प्रेसिडेंट उठा लेते हैं, ठीक है जी, वैसे कंपनी में एक ही प्रेसिडेंट होता है, तो हम अकाउंट्स मैनेजर उठा लेते हैं, ये ठीक है। और यहाँ पर वी जॉब कर लेते हैं। अगर हमें याद हो तो इसकी विड्थ जो थी वो 10 करेक्टर थी, ये हमने डाल दी। यहाँ मैंने सेमी कॉलन डाल दिया, यहाँ कॉमा डाला, यहाँ लिखा जॉब और यहाँ पे वी जॉब डाल। अब हम चेक करते हैं क्या होता है। वो कहता है जी जॉब इज़ इनवैलिड आइडेंटिफायर। अच्छा, यहाँ भी सॉरी जी, किस नाम से है कॉलम, यहाँ पर है जॉब अंडरस्कोर आईडी है, तो मैंने यहाँ पर जॉब लिखा हुआ है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा उसको एतराज़ है, हम उसका एतराज़ दूर किए देते हैं।
अब चलाते हैं। वो कहता है जी ईमेल ऑलरेडी पड़ा हुआ है राय ज़ीशान, बिल्कुल पड़ा हुआ है, मुझे पता है। मैं इसको डबल वन कर देता हूँ ताकि ईमेल की यूनिकनेस जो है, ये देखिए कॉन्स्टेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको वैलिड डाटा इनवैलिड डाटा नहीं डालने देती। ये जी फाइनली हमारा काम हो गया। अब देखिए उसने अपडेट नहीं किया बल्कि 900 के साथ नया रिकॉर्ड डाल दिया। तो ये जो साथियों काम था ये रिलेटेड टू मर्ज था, ये भी हमने कर लिया, ये मर्ज कमांड थी। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है कमिट रोल बैक सेव पॉइंट। बेहतर तो ये है कि मेरा आप एसक्यूएल का लेक्चर देखें जिसमें ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें ये कमिट भी है, रोल बैक भी है, सेव पॉइंट भी है। लेकिन मैं क्विक आपको रिवीजन दे देता हूँ, बाकी इसको देख लीजिएगा। होता क्या है, इसको सिंपल एक काम करते हैं। हम हमारे पास एक टेबल है, हमने कमांड लिखी थी, मेरे ख्याल है शायद वो आगे पीछे होगी, लेकिन हम दोबारा लिख लेते हैं। हम इस तरह करते हैं, ये कमांड है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके ये मैंने इंसर्ट लिखा और इसके अंदर मैं सिंपल आईडीज़ डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी एम्प्लॉय आईडी 901 है, फर्स्ट नेम जो है वो अली है, लास्ट नेम जो है वो खान है, सैलरी जो है वो 80,000 है, ईमेल जो है वो हम कर देते हैं ali.khan@gmail.com, हाई डेट आज की है, जॉब आईडी आई एम नॉट श्योर, मैं यहाँ से दोबारा अकाउंट मैनेजर ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इंसर्ट करवा देता। ये देखें। अच्छा, अब नॉर्मली होता क्या है सिस्टम के अंदर, ये हमसे कोई गलती हो रही है, ये सिस्टम में होता ही है कि जब ये तो भी एक रिकॉर्ड डाल रहा है, सिस्टम में तो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स भी डाल सकते हैं। और आपको डाउट हो सकता है कि जी आप चाहते हैं कि जी हर 100 या 200 या 1000 रिकॉर्ड्स के बाद मैं एक सेफ पॉइंट डाल दूँ, सेव पॉइंट ए, सेव पॉइंट बी, डिफरेंट नामों से हम सेव पॉइंट रख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर किसी लेवल पे हमें ख्याल आता है कि नहीं हमने यहाँ से रोल बैक करना है, तो अब लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ एक रिकॉर्ड डाला है, मैंने एंटर किया, ये देखें एंटर हो जाएगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, ये, और यहाँ पर इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, और ये मैंने कमांड लगाई है, एक सेकेंड, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, ये कॉलम दिए और इसके बाद वैल्यू, ये देखें अभी एक रिकॉर्ड डाल गया। अब ये हम रिकॉर्ड डालते जा रहे हैं, 2 3 4 करते 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 हमने कोई 1000 रिकॉर्ड डाल दिए। अचानक ख्याल आया कि जो लास्ट 300 रिकॉर्ड्स थे, 700 तक तो 3 थे, ठीक थे, लास्ट 300 रिकॉर्ड गलत हैं। अब अगर मैं यहाँ रोल बैक लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ रोल बैक कर दूँ, ये वाला रोल बैक का कमांड दबा दूँ, या मैं रोल बैक प्रैक्टिकली यहाँ पर लिख देता हूँ, तो वो क्या करेगा, 1000 के 1000 रिकॉर्ड रोल बैक कर देगा। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं एक्सेल में लेके जा रहा हूँ, कि हम एक काम करें, हम यहाँ लिख दें ये पहला रिकॉर्ड डाला, फिर दूसरा डाला, फिर तीसरा डाला, इंसर्ट किए जा रहे हैं, करते करते यहाँ 1000 पर आ गए। अभी तक हमने कमिट नहीं किया, कमिट करते हुए डाटाबेस में सेव हो जाता है रिकॉर्ड परमानेंट, लेकिन अभी हमने कमिट नहीं किया था। यहाँ पर आकर हम रोल बैक की कमांड लगा देते हैं। वो क्या करेगा, ये जितने के रिकॉर्ड थे ना सारे रोल बैक कर दिए। ऐसे ही है जैसे मैं, ये वर्कबुक एक्सेल की खुली हुई है, मैं अगर सेव करता हूँ तो ये कमिट हो जाएगा, अगर मैं सेव नहीं करता मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, पूछेगा सेव नहीं करता, मैं कहता हूँ डू नॉट सेव, तो मेरी ये फाइल ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास जो ये वाली फाइल है, इसको मैं कह देता हूँ रोल बैक कर दो, वो उसको रोल बैक कर देगा। लेकिन अगर मैं ये काम करता 700 पे आके मैं कमांड लिख देता सेव पॉइंट ए और एंटर मार देता, फिर 700 से ऑनवर्ड चल पड़ता, ठीक है। और 700 से मैं चलता चलता 701, सॉरी यहाँ मैंने 1 किया, करते करते मैं 800 रिकॉर्ड तक पहुँच गया, 72 73 करते करते 800 रिकॉर्ड पर यहाँ मैंने एक और सेव पॉइंट डाल दिया बी, ये मैंने दूसरा सेव पॉइंट डाला। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेव पॉइंट, यहाँ पे यूँ लिख देता रोल बैक टू सेव पॉइंट बी। तो वो क्या करेगा, वो ये रोल बैक अभी कमेंट नहीं हुए, लेकिन अप टू 800 तक
वो रोल बैक कर देता। 800 से 1000 तक रिकॉर्ड जो पड़े हुए हैं, 200 रिकॉर्ड यहाँ तक, उनको रोल बैक कर देता, उनको उड़ा देता, डिलीट कर देता इन सिंपल वर्ड्स। और इससे पीछे 791 से लेकर 799 तक वो रिकॉर्ड्स को अपने पास सेव कर लेता। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कमिट का, रोल बैक का और सेव पॉइंट्स का। यही चीज़ को हमने पीएल के अंदर यूज़ किया हुआ है बगैर किसी उसके, बहुत सिंपल सा तरीके से। हमने पहले एक सेव पॉइंट बनाया, एक रिकॉर्ड डाला, सेव पॉइंट बिफोर अपडेट किया, फिर हमने एक अपडेट कमांड लगा दी, फिर हमने यहाँ पर सेव पॉइंट आफ्टर अपडेट किया, फिर एक और इंसर्ट स्टेटमेंट लगा दी, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर कहीं रिकॉर्ड डुप्लीकेट होता है तो रोल पॉइंट ये कर दें तो वो उस टाइम तक, उस रिकॉर्ड तक वो जाकर रोल बैक हो जाएगा। और अगर वह एक्सेप्शन नहीं आती, और अगर एक्सेप्शन रेज नहीं होती तो फिर आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली आपका रोल बैक, और ये टीसीएल कहलाता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हम पी एल एसक्यूएल के अंदर अल्टर, ड्रॉप, ऐड, क्रिएट कमांड, ये मैंने ऐड लिख दी है। अल्टर, ड्रॉप, क्रिएट कमांड या किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिक तीन है, ये तो उसी का पार्ट है सिंटैक्स का, हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिक्लेयर, फिर मैं लिखता हूँ बिगिन, मैं लिखता हूँ, पहले मैं डायरेक्ट कमांड लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी अल्टर टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ का टेबल मैं अल्टर करने लगा हूँ। मैं इसको सेशन में जाता हूँ, टेस्ट कनेक्शन करता हूँ, करने के बाद मैंने अल्टर टेबल एम्प्लॉय दोबारा किया, और इसमें एक नया कॉलम ऐड करता हूँ। मैं लिखता हूँ जी ऐड, और यहाँ पर मैं कॉलम का नाम दे देता हूँ लेट्स सपोज एज, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, और इसकी डाटा टाइप में डेट दे देता हूँ। और मैं कहता हूँ कमांड चलेगी, वो कहता है जी चलेगी, ज़बरदस्त चलेगी। अब मैं कहता हूँ नहीं, मैंने जो कॉलम ऐड किया था मैं इसको ऐड नहीं करता, बल्कि मैं इस कॉलम को ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने के लिए हमें कमांड पता है, मैं ऐड की जगह ड्रॉप लिख दूंगा सिंपल, तो ये कॉलम ड्रॉप हो जाएगा, और ये डाटा टाइप भी मैं ख़त्म कर दूंगा। अब मैं चलाता हूँ तो ड्रॉप कॉलम का कीवर्ड सा लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, उसने एरर दिया, मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कमांड को उठाता हूँ, उठा कर, और मैं इसको इस बिगिन एंड के अंदर ले आता हूँ। अब मेरी ये जो कमांड चलेगी वो एज अ पी एल एसक्यूएल चलेगी, और मैं देखता हूँ कि भाई ये चलती है या नहीं चलती। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ये देखें मुझे एरर दे दी, उसने कहा जी अल्टर सिमट क्या होती है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो पी एल एसक्यूएल के अंदर हम ये कमांड्स अल्टर, ड्रॉप या क्रिएट नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, अगर हम एग्जीक्यूट इमीडिएट लिख लें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ जी एग्जीक्यूट इमीडिएट, और ये पूरी पूरी कमांड मैं इस तरह से लिख के इसको सिंगल कोट में डालता हूँ। अब देखें एम्प्लॉय के टेबल में मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ मैं F4 करके दोबारा ओपन करता हूँ। देखें आखिरी कॉलम कौन सा है, 11th पे डिपार्टमेंट आईडी। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये प्रोग्राम चल गया। अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय में F4 दोबारा करता हूँ, ये देखें डेट ऑफ बर्थ 11 की जगह ये पहले पुराना वाला टेबल खुला हुआ है, इसमें आखिरी कॉलम डिपार्टमेंट था, और अभी जो है डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर ऐड हो गया। अगर मैं अल्टर की जगह ड्रॉप यूज़ करता हूँ तो मैं लिखता हूँ अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप कॉलम, सिंटैक्स वही है, ड्रॉप कॉलम डेट ऑफ बर्थ, और ये डेट मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ भाई मेरा काम अब हुआ है नहीं हुआ, उसने कहा जी हो गया। अब दोबारा मैं यहाँ पर F4 करता हूँ, ये देखें यहाँ से वो उड़ गया। तो कहने का मकसद है ये आपकी जो DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, वो अगर आपने करना है। बाकी देखें ये बड़ी डिटेल से इस तरह से हम इसको लेके चलते हैं, ये बड़ी यूज़फुल कमांड है मोस्ट ऑफ द टाइम ओरिकल फॉर्म बिल्डर में, ओरिकल अपेक्स के अंदर या पी एल एसक्यूएल के अंदर, क्योंकि ज़रा फॉर्म बिल्डर में हम पी एल यूज़ करते हैं, अपेक्स में भी। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ पी एल के अंदर हमें रन टाइम पे टेबल क्रिएट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, तो ये बहुत यूज़फुल कमांड है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आपकी यूज़ हो सकती है सिस्टम के अंदर।
उसके बाद एक चीज़ जो मुझे शुरू में आपको स्पेसिफाई करनी चाहिए थी, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर ना ये वेरिएबल नेम लिखे थे और इन्हीं को हमने यूज़ किया है, यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है। इंसर्ट स्टेटमेंट में वो ज़रा सिंपल है, मैं वहाँ पर चला जाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इसमें देखिए मैंने वेरिएबल नेम मैंने वी के साथ लिखे हुए हैं। मैं डायरेक्ट एम्प्लॉय आईडी भी लिख सकता था ऐसे, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखे? उसकी वजह यह है, ओरेकल कहता है कि डेटाबेस कॉलम का नाम और वेरिएबल का नाम बेहतर है कि आप सेम ना रखें, डिफरेंट रखें। ओरेकल प्रोग्राम यूनिट कंफ्यूज हो सकता है, आपको माल फंक्शनिंग हो सकती है। तो रिकमेंडेड मेथड्स ने बताया कि जी कॉलम का नाम और वेरिएबल का नाम जो है वो देखिए मैंने वी के साथ डिफरेंट रखा हुआ। अगर वेरिएबल का नाम भी मैं एम्प्लॉय आईडी ले लेता तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा कोड चल जाता, लेकिन कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसने कुछ हमें रूल्स बताए हैं, कुछ मेथड्स बताए हैं कि अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो आपने इन रूल्स मेथड के साथ चलेंगे तो आप स्कूल में रहेंगे। खैर मैं दोबारा उसी जगह पे आ जाता हूँ जहाँ पर हम चल रहे थे। वो ये कह रहा है कि डेटाबेस कॉलम एंड पीएलएसक्यूएल वेरिएबल शुड बी डिफरेंट, यही उसने नीचे बात की है। आखिरी टॉपिक जो है वो हमारा एसक्यूएल कर्सर है। एसक्यूएल कर्सर के बाद हम जो है हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा। अच्छा, एसक्यूएल जो कर्सर क्या होता है, बेसिकली दो तरह के कर्सर होते हैं। एक इम्प्लिसिट कर्सर होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली हम इम्प्लिसिट कर्सर बना भी चुके हैं, यूज़ भी कर चुके हैं। बना तो नहीं चुके क्योंकि ओरेकल खुद से बनाता है, खुद से मैनेज करता है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ अलबत्ता कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, एसक्यूएल कर्सर्स होते क्या हैं? एसक्यूएल कर्सर जो हैं वो आपके प्राइवेट मेमोरी एरियाज होते हैं जो हम सिस्टम में यूज़ करते हैं। एसक्यूएल कर्सर जो है बेसिकली प्राइवेट मेमोरी एरिया होता है जिसको कॉन्टेक्स्ट एरिया भी बोलते हैं। ओरेकल इसको बेसिकली दो तरह के एसक्यूएल कर्सर होते हैं, एक आपका इम्प्लिसिट कर्सर होता है, आपका एक्सप्लिसिट कर्सर होता है। इम्प्लिसिट कर्सर ओरेकल खुद मैनेज करता है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और लेकिन इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं। बड़ी यूज़फुल चीज़ है, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा कोशिश करूंगा आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। मुझे चूँकि क्लियर है, आई होप कि मैं भी आपको भी क्लियर कर दूंगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, मैंने एक क्यूरी रन कर रहा हूँ। अब जैसे ही ये मैंने क्यूरी रन की, बैकएंड पे एक इम्प्लिसिट कर्सर खुद ब खुद बन गया। ये देखें मैंने क्यूरी रन की, वो किस तरह का होगा, चले मैं आपको ना कोशिश करता हूँ विजुलाइज करवाने की कि वो किस तरह से होगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्प्लॉयज़। ये मैंने ई पे एक एम्प्लॉयज़ का मैंने एक बना दिया, मैं इसको साथ ही लॉन्च भी करवा देता हूँ। ये लॉन्च हो गया, खुद ही लॉन्च हो गया। मैंने डाटा को उठाया, एक्सेल में ले गया। तो जो होता ही है कि जब हम क्यूरी लिखते हैं ना तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो मेमोरी में क्रिएट हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो एसक्यूएल क्यूरीज लिखते हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे होते हैं, ये उनके लिए तो मैं एक सेकंड यहाँ बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ। ओके, जो एसक्यूएल क्यूरीज हम लिखते हैं उन पे क्या होता है, बैकएंड पे ये एक एरिया बनता है, जैसे ये एक्सेल में एरिया बना है, सेम टू सेम इस तरह का एक एरिया बनता है। एक एरिया बनता है, इस एरिया को हम इम्प्लिसिट कर्सर कहते हैं। मोर और लेस ऐसे ही बनता है जैसे ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ। मैं आपकी सहूलत के लिए इसको थोड़ा सा ग्रे कर देता हूँ। ये जी हमारा एक इम्प्लिसिट कर्सर बन गया। ये पूरे का पूरा हमारा एक इम्प्लिसिट कर्सर बना हुआ है। लो जी, हम थोड़ा सा इसमें शशके शुष्के भी डाल देते हैं। अब कर्सर सबसे पहले रिकॉर्ड पे आता है, पॉइंटर जो है वो इधर आ गया। कैसे होगा वो, कुछ इस तरह का होगा पॉइंटर, ऐसा एरो बना होगा। ये रिकॉर्ड उठाएगा, मैं डिस्प्ले करेगा, फिर पॉइंटर उठेगा यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा, फिर यहाँ से उठेगा यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा। तो ये इंसर्ट की सूरत में है। ठीक है, अगर हम अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करें और यहाँ पर देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एस कर्सर इज अ पॉइंटर टू अ प्राइवेट मेमोरी एरिया कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट एरिया। कॉन्टेक्स्ट एरिया, तो इसको आप अज्यूम कर लें कि ये कॉन्टेक्स्ट एरिया है और इसके अंदर ये जो है ये पॉइंटर है जो मैंने आपको पॉइंट करवा रहा हूँ ये। ठीक है, एलोकेटेड बाय ओरेकल डेटाबेस सर्वर। ये जो इम्प्लिसिट कर्सर होता है ये ओरेकल ही वो कर रहा होता है। ठीक है, और दो टाइप्स होती हैं इस कर्सर की।
वो इम्प्लिसिट हो एक्सप्लिसिट हो, दोनों को ओरिकल कर होता है। इम्प्लिसिट को मैनेज ओरिकल करता है, एक्सप्लिसिटली को एक्सप्लिसिट कर्सर को हम एक्सप्लिसिटली खुद से मैनेज करवा रहे होते हैं। बाकी इसकी 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैं वन बाय वन आपको एट्रीब्यूट कोशिश करता हूँ कि आपको मैं समझा पाऊँ। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। बंद करने के बाद मैंने इसको यहाँ से, मैं इस सारों को मैं करता हूँ जी डिलीट, मैं लिखता हूँ जी डिक्लेयर, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक अपडेट बिगिन, फिर मैं एक अपडेट की कमांड लिखता हूँ। मैं कहता हूँ जी अपडेट एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को अपडेट करो, सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली, और मैंने ये सेमी कॉलन मार दिया। वैसे अगर मैं इसको चलाऊंगा ना विदाउट वेयर, तो ये फर्स्ट नेम सब में अली डाल देगा, ठीक है। वैसे तो बुरी बात है, हम कमेंट नहीं करते, हम कहते हैं भाई अभी हम कमेंट नहीं करते इसलिए अपडेट नहीं करेगा। बेहतर ये है कि हम इसका एक बैकअप ले लें। बैकअप किस तरह लेते हैं, एम्प्लॉय के टेबल का एक और टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, और नाम रख लेते हैं BKP, ठीक है। सर डेट डाल देते हैं, आज क्या डेट है 25/09/09 की बजाय सब लिख दें ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। 2024 एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये देखें मैंने जैसे ही क्लिक किया उसने टेबल क्रिएट कर दिया। यहाँ मैं F4 करूँगा तो ये देखें इसने टेबल भी क्रिएट कर दिया, उसके अंदर डाटा भी डाल दिया। चले जी, हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट टेबल पे ही ऑपरेशन करने की बजाय ना इस टेबल पे कर लेते हैं, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। हम कहते हैं जी हमने अली कर दिया, और यहाँ पर लिखता हूँ जी DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ SQL% रो काउंट। ये मैंने रो काउंट करवा लिया, और यहाँ मैंने एंड करवा दिया। और DBS कमांड टोड में नहीं चलती, ये SQL प्लस की कमांड है, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ से SQL प्लस खोल के आपको मैंने चूँकि आउटपुट दिखानी है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन किया, और यहाँ पर आकर मैंने राइट क्लिक किया। अब मैं चलाता हूँ और मैं देखता हूँ क्या होता है। वो कहता है आउटपुट डॉट पुट SQL% रो काउंट, DBMS के स्पेलिंग गलत है जी, खोल लेते हैं जी इसको, स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं। DBMS ये आउट नहीं डाला था मैंने, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, और ये आउट अभी भी नहीं डाला, मेरा ख्याल है मैं यहाँ से ठीक करके ले आऊँ। ये अब मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं टोड में आता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ये देखिए इसमें 109 लिखा हुआ है कि 109 रिकॉर्ड जो हैं, 109 रिकॉर्ड जो हैं वो काउंट हुए हैं, 109 रिकॉर्ड इफेक्ट हुए हैं इस अपडेट से। मैं यहाँ रोल बैक कर देता हूँ, रोल भी लिख सकते हैं, रोल बैक पूरा लिख सकते हैं। अब क्या होगा, वो जो रिकॉर्ड इफेक्ट हुए थे वो अब ख़त्म हो गए क्योंकि मैंने कमिट नहीं लिखा था। हाँ, अगर मैं यहाँ पर यूँ लिख दूँ कि वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, मुझे नहीं पता एम्प्लॉय आईडी इसमें कौन सा पड़ा हुआ है, कोई एक एम्प्लॉय आईडी हम पकड़ लेते हैं, उसी को लेके चलते हैं। अब 198 पकड़ लेते हैं, तो हम लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 198। अब कितने रिकॉर्ड अपडेट होंगे, एक रिकॉर्ड अपडेट होगा। 198 में पहले कोई और नाम पड़ा होगा, वो चेंज होके चला जाएगा अली की शक्ल में, डाटा में जाएंगे, अपडेट तो होगी। लेकिन SQL% रो काउंट क्या करता है, कितनी रोज इम्पेक्ट हुई हैं इस इंसर्ट से या इस अपडेट से या इस डिलीट से, बेसिकली वो ये काम कर रहा है। और इसमें और कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यही काम हम डिलीट के ज़रिए भी कर सकते हैं। ले जी, हम डिलीट के ज़रिए करने लगे। हम यहाँ पर इसको भी ख़त्म करते हैं, इसको भी ख़त्म करते हैं, यहाँ लिख देते हैं जी डिलीट फ्राम ये टेबल ऑथोरिटी है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ डालते हैं, यहाँ सेमी कॉलन करते हैं। अब देखते हैं जी क्या होता है। मैं इसको कॉपी करके जाता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने पेस्ट किया, ये देखें 109 रोज डिलीटेड है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे साथ मैसेज भी प्रिंट करवा सकता हूँ, मैसेज प्रिंट करवा के देख लेते हैं जी। ये नहीं जी, टोटल डिलीटेड रिकॉर्ड्स आर कॉलर पाइप साइन, ये कॉन्केटिनेट कर दिया। अब दोबारा इसको चलाते हैं। मैंने चूँकि उसको रोल बैक कर दिया था, ये मैंने पहली दफ़ा कमांड चलाई, उसने कहा जी टोटल डिलीट 109, चूँकि रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं, दोबारा चलाऊंगा तो वो कहता है टोटल डिलीटेड रिकॉर्ड 0। लेकिन चूँकि अभी तक हमने कमिट नहीं किया, कमिट करेंगे टेबल खाली हो जाएगा, अभी तक कमिट नहीं किया, तो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड उतने ही नज़र आएंगे जितने हमने सिस्टम में डाले थे। ये देखें, मैं डाटा में जाता हूँ, ये देखें यहाँ डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ मैं रिफ़्रेश भी करूँ तो डाटा पड़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ आकर मैं कर देता हूँ, अल्लाह थोड़ा भला करे, कमिट, तो क्या हुआ, यहाँ पर आए, यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए कमेंट करने से डाटा हमारा यहाँ से चला गया।
तो ये भाइयों बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट था एसक्यूएल परसेंट रो काउंट का। अच्छा, फाउंड और नॉट फाउंड का क्या मतलब होता है? हमने एक रिकॉर्ड अपडेट किया, अगर तो रिकॉर्ड अपडेट होता है तो फाउंड होता है एट्रीब्यूट, ठीक है, और अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो नॉट फाउंड होता है। मिसाल के तौर पर चले हम चेक कर लेते हैं। हम कहते हैं इस टेबल को अपडेट करो, फर्स्ट नेम अली कर दो। वे अब देखें इस टेबल के अंदर तो रिकॉर्ड पड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो अभी खाली कर दिया इस टेबल को। चलो जी हम चेक करते हैं। हम कहते हैं जी इफ एसक्यूएल परसेंट फाउंड देन dbms record is updated successfully। एक हम ये मैसेज दे देते हैं, और अगर नहीं मिलता नॉट फाउंड, एल्स लिख देते हैं सिंपल, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ मैंने कॉपी कर लिया, एंड कर दिया, और हमने कहा रिकॉर्ड अनसक्सेसफुली, या सक्सेसफुली की जगह अन लिख देते हैं। अब हम चलाते हैं कि इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद ये मैंने एंड लिखा है, गलत किया है, ये मैंने यहाँ पर एंड इफ लिखना है ऐसे। अब मैं इसको चलाता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर आया, और ये देखें इसने कहा जी रिकॉर्ड अपडेटेड अनसक्सेसफुली, ज़ीरो रिकॉर्ड अपडेट हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये टेबल ऑलरेडी खाली था, यहाँ पर ये रिकॉर्ड पड़ा ही नहीं हुआ, तो अपडेट नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा। अगर इसको उल्ट कर ले, लिख दें इफ़ एसक्यूएल परसेंट सॉरी नॉट फाउंड, तो फिर इसको मैसेज को उल्टा कर दें, एल्स वाला ऊपर ले जाएं, तो नॉट फाउंड चल जाएगा। आखिरी जो एट्रीब्यूट है वो इम्प्लिसिट कर्सर में होता तो है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स रहती है। उसकी वजह यह है कि कर्सर हमारा ओपन होता है, रिकॉर्ड शो करता है सारे के सारे, और उसके बाद हमारा कर्सर कंप्लीट हो जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आया, ये हमने यहाँ पर दिखाया था, पॉइंटर इधर है, वो इतनी स्पीड से पॉइंटर यहाँ कर्सर ओपन करता है, और यहाँ पर आकर जब आखिरी रिकॉर्ड पे चला जाता है 109 पे, तो हमारा यहाँ पर कर्सर जो है वो क्लोज हो जाता है खुद ब खुद। तो जो एक्सप्लिसिट कर्सर है वहाँ पर तो एसक्यूएल परसेंट इज ओपन में ट्रू होता है जब हम कर्सर के अंदर होते हैं, और एसक्यूएल परसेंट इज ओपन फॉल्स हो जाता है जब हम कर्सर से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जो इम्प्लिसिट कर्सर होते हैं ये हमेशा ही फॉल्स होता है। ये ओरेकल की सर्टिफिकेशन में क्वेश्चन भी आता है। तो इसके बाद एक्सप्लिसिट कर्सर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।